चलिए बात करते हैं सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, और आपको बता दूं यह जो होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान से होने वाला है, और सामाजिक विज्ञान से भी जिस विषय से होने वाला है वो विषय होने वाला है इतिहास, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और इतिहास से ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें लिया गया है, जिसका ज़्यादा संभावना रहता है परीक्षा में आने का, वैसे ही प्रश्नों को इसमें लिया गया है जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पूंजीवाद क्या है। इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, कल कारखाने एवं उत्पादन के सामानों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में रहना ही पूंजीवाद है। अर्थात पूंजी का स्रोत व्यक्ति विशेष के हाथों में होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं पूंजीवाद। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर इस प्रकार से हम लिखेंगे। देखेंगे आगे प्रश्न क्या कह रहा है, खूनी रविवार क्या है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देंगे। लिखेंगे जनवरी 1905 को रूसी जनता का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने लगी। जार ने उन पर गोलियों की बौछार करवा दी, हजारों की मौत हो गई, इसलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं। आपको बता दूं जार का जो मतलब होता है, जार का मतलब होता है सम्राट अर्थात राजा। ध्यान रखिएगा, रूस में राजा को जार कहा जाता था। चलिए आगे देखेंगे अक्टूबर क्रांति क्या है। इसका आंसर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देंगे। लेनिन के नेतृत्व में रूस में जार के खिलाफ तख्ता पलट का निश्चय किया गया। पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया। क्रेंस्की भाग गया, इसे ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। आगे देखेंगे सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देंगे। लिखेंगे रूसी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता एवं गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ध्यान रखेंगे। देखेंगे आगे क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। इसका आंसर लिखेंगे क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। खेत छोटे छोटे और पुरानी ढंग से खेती करते थे। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, आगे जो कह रहा है लघु उत्तरीय, आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान देंगे, जिसका उत्तर लगभग हमें 60 शब्दों में देना है। चलिए देखते प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। चलिए लिखेंगे इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, देखिएगा। लिखेंगे रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखेंगे जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। रूसी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसे आम जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। आगे लिखेंगे नंबर 2 में कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में बहुसंख्यक कृषक ही थे, छोटे छोटे खेते थे, पुराने ढंग से खेती करते थे, करों के बोझ से दबे पूंजी का पर्याप्त अभाव था। ऐसे में उनके पास क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी। इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देंगे। क्रांति के अनेक कारणों में रूसीकरण की नीति भी एक प्रमुख कारण था। रूस में विभिन्न संप्रदाय एवं भाषा के लोग रहते थे। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग थे। इसके अलावा फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, यहूदी इत्यादि राष्ट्र के लोग भी रहते थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग थे। जार निकोलस द्वितीय ने देश पर रूसीकरण की नीति थोप दी। इसके अनुसार देश के लोगों पर रूसी भाषा शिक्षा प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। आगे देखेंगे, आगे क्या है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देंगे। साम्यवाद निश्चित रूप से एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इसके अनुसार कार्य के अनुसार वेतन, इस व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में मजदूरों का एकाधिकार था। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे वर्ग के लिए था। समाज के भौतिक एवं वैचारिक उत्थान के लिए कार्य होते थे।
इस प्रकार साम्यवाद ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक नवीन विचारधारा की शुरुआत की। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? इसका आंसर लिखेंगे 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक युद्ध में जापान ने रूस को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसके पूर्व निरंकुश जार विभिन्न मोर्चा पर अपनी विफलता रूसी जनता से छुपाती रही। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हो गया। महानता का भ्रम जाता रहा। फटे हाल थे। मानदेय सैनिक जब वापस लौटे तो जनता स्तब्ध रह गई। फलस्वरूप इस पराजय ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चलिए आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर लगभग 150 शब्दों में देना है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। लिखेंगे रूसी क्रांति के कई कारण थे जिनमें से कुछ निम्न थे। जैसा कि नंबर 1 में देखेंगे जार की निरंकुशता और अयोग्यता। इस समय रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना थी। राजा विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जनता की कोई चिंता नहीं थी। आगे लिखेंगे नंबर 2 में कृषकों की दयनीय स्थिति। लिखेंगे रूस में बहुसंख्यक कृषक थे। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। छोटे छोटे खेत, पुरानी विधियों से खेती और पूंजी का अभाव। उनके पास क्रांति के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? मजदूरों की दयनीय स्थिति। लिखेंगे मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन मजदूरी बहुत कम थी। उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार न थे। वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। आगे लिखेंगे नंबर 4 में रूसीकरण की नीति। लिखेंगे रूस में अनेक राष्ट्रीयता, संप्रदाय, भाषा और संस्कृति के निवासी थे। जार ने सभी पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे आक्रोश बढ़ता चला गया। आगे लिखेंगे नंबर 5 में औद्योगिकीकरण की समस्या और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। लिखेंगे रूस में कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकर्षण था। राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था और रूस की पराजय क्रीमिया और जापान के हाथों भी क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक थे। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न को। देखेंगे आगे प्रश्न क्या कह रहा है। नई आर्थिक नीति क्या है? लिखेंगे आंसर 1921 ईस्वी में लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थीं। जैसा कि नंबर 1 में देखेंगे किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था। उसके आगे देखेंगे सिद्धांत यह था कि जमीन राज्य की है, परंतु व्यवहारिक तौर पर किसानों की थी। आगे लिखेंगे 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया था। आगे क्या लिखेंगे? उद्योगों को विकेंद्रीकरण किया गया था। उसके बाद लिखेंगे विदेशी पूंजी भी सीमित रूप से आमंत्रित किया गया। उसके आगे लिखेंगे व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। आगे लिखेंगे विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। उसके आगे लिखेंगे ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है प्रश्न। रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। लिखेंगे इसका उत्तर रूसी क्रांति के प्रभाव करके डैश करेंगे। लिखेंगे नंबर 1 में क्या कह रहा है। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई और इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। आगे लिखेंगे रूसी क्रांति के पश्चात विश्व 2 विचारधारा में विभक्त हो गया, साम्यवादी एवं पूंजीवादी विश्व। यूरोप भी पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप में विभाजित हो गया। आगे लिखेंगे फिर पूंजीवादी और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और नंबर 4 में लिखेंगे रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नई आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आया। आगे नंबर 5 में क्या लिखेंगे ध्यान देंगे। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि
सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। चलिए देखेंगे आगे क्या कह रहा है। मेजनी कौन था? इसका आंसर लिखेंगे, मेजनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। चलिए आगे देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? लिखेंगे उत्तर, जर्मनी करीब 300 छोटे राज्यों में विखंडित था और उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। राष्ट्रवाद की भावना की भी कमी थी। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे।